हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट फैक्ट्री। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9th के साइंस 1 का जो चैप्टर नंबर 4 है उसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 3 में बच्चे इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देते हैं। दैट इज जो आपका पेज नंबर 51 है, यहाँ से स्टार्ट करके हम टोटल पेज नंबर 55 तक जो भी आपका चैप्टर है उसको आज कंप्लीट कर देंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। यस, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि मोल कॉन्सेप्ट आज का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है। सो आज हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। बच्चा, मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे साइंस में, और साइंस में भी केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। सो पहले थोड़ा मोल समझने की कोशिश करते हैं, फिर ये थियरी का पार्ट जो है वो समझेंगे हम। सो मोल फॉर एग्जांपल बच्चा, कि अगर आप डीमार्ट में जाकर 1 kg शुगर लेते हो, कितना लेते हो? 1 kg शुगर का एक पैकेट खरीदते हो, और कभी आपके मन में सवाल आता है कि इस 1 kg शुगर में कितने शुगर के क्यूब्स हो सकते हैं। जो शक्कर के दाने होते हैं ना, छोटे छोटे, ऐसे कितने शुगर के दाने हो सकते हैं? क्या आप उसको काउंट कर सकते हो बच्चा? नहीं, नहीं काउंट कर सकते सर। क्यों? क्योंकि सर शुगर के दाने बहुत छोटे छोटे होते हैं, और 1 किलो शुगर में तो सर बहुत सारे शक्कर आने वाले हैं। 1 किलो शक्कर में तो बहुत सारे शक्कर के दाने होंगे, तो काउंट करना थोड़ा मुश्किल है। आप सोचो बच्चा कि आप एक शुगर का क्यूब काउंट करना है जब इतना मुश्किल है, तो इससे मैं ऐसा कह सकता हूं कि 5 ट्रिलियन टाइम्स जो है हमारा एटम होता है छोटा। सोचो एटम कितना छोटा है। और अगर मैंने कोई 10 ग्राम का मॉलिक्यूल ले लिया, 10 ग्राम का कोई भी मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल मैंने 10 ग्राम H2O ले लिया, यस 10 ग्राम पानी ले लिया, मतलब एक कहीं ग्लास में 10 ग्राम का पानी ले लिया, तो सोचो उसके अंदर ऐसा H2O मॉलिक्यूल्स कितना हो सकता है, उसके अंदर कितने एटम्स हो सकते हैं। या फिर आप एटम तो छोड़ो, आप ये तो बताओ एटलीस्ट कि कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं उसके अंदर वाटर के। ऐसा आपको क्या पानी में H घूमता हुआ दिखेगा? ये देखो H घूम रहा है सर, ये देखो सर O भी घूम रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, काउंट कर ले क्या फटाफट। ऐसा आपको H और O घूमता हुआ नहीं दिखेगा, आपको ऐसे गोल गोल मॉलिक्यूल्स घूमते हुए दिखेंगे? दिखेंगे ही नहीं, पहली बात तो ओके नहीं दिखेंगे। सो इसी के लिए कि कैलकुलेट करने के लिए कि 10 ग्राम अगर H2O है मेरे पास, 10 ग्राम बच्चा नहीं समझ मारा, फॉर एग्जांपल मैंने 10 ग्राम NaCl लिया, NaCl मतलब नमक ना बच्चा, 10 ग्राम NaCl लिया, तो 10 ग्राम NaCl में कितना Na और कितना Cl हो सकता है, या कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl हो सकते हैं उसके अंदर, ये पता करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट बना, ये मोल बना है। समझा बच्चों? एटम बहुत छोटे होते हैं, एटम छोटे हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स तो और भी छोटे होते हैं। मॉलिक्यूल्स को देखना या मॉलिक्यूल्स को काउंट करना बहुत मुश्किल है। अगर ये मुश्किल है तो फिर क्या कर सकते हो आप? जितना ग्राम मैंने परचेस किया है उससे एक मॉलिक्यूल का जो भी ग्राम होगा। सर एक मॉलिक्यूल का ग्राम क्या हो सकता है बच्चा? अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि H2O है, उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। AgCl हो गया तो उसका मार्क कैसे निकाल सकते हैं, मास कैसे निकाल सकते हैं। H2SO4 हो गया तो उसका मास जो है वो कैसे निकाल सकते हैं। यस, तो आपको क्या करना है, ये एक मॉलिक्यूल का मास लेना है और डिवाइड करना है टोटल मास से। अब समझो फॉर एग्जांपल मैंने 1 किलो शक्कर लिया, यस और फिर मैंने चेक किया कि एक शुगर का जो क्यूब है उसका ग्राम कितना है, तो समझो उसका ग्राम आ रहा था 0.002 जो भी आ रहा था, और मैंने 1 kg लिया है तो उसको मैं 1000 ग्राम्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। ओके 10,000 या फिर मतलब ग्राम्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया उसको, और जब इसको डिवाइड करूंगा और मेरा जो आंसर आएगा उतने शुगर क्यूब्स हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, टोटल वेट डिवाइड बाय 1 मॉलिक्यूल का वेट किया ना। यस, टोटल वेट डिवाइड बाय 1 मॉलिक्यूल का वेट किया, और जो भी आंसर आया उतने मेरे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। वो एक्चुअली मेरा मोल आ जाएगा। क्या हो जाएगा? मोल। और मोल के बाद मैं उसको एक मैजिकल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, मैजिकल नंबर क्या हो सकता है वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या मतलब नेक्स्ट पेज पे पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। मैं आपको मोल थोड़ा सा एक बता देता हूं और फिर मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा, अगर आप कोई आपको बोले कि पैर, तो पैर का मतलब क्या होता है? ये पैर हमारा लेग पैर नहीं, शूज खरीदने जाते हो तो पैर और शूज खरीदते हो, तो वो पैर का मतलब क्या होता है? पैर स्टैंड्स फॉर 2। अच्छा, कभी बनाना खरीदने गए हो तो उसमें होता है कि अंकल 1 डजन बनाना देना, और 1 डजन में कितना आता है? 12 आता है। ओके सर, सेंचुरी जो क्रिकेट में होता है, सेंचुरी स्टैंड्स फॉर 100। सो ऐसे ही हमारा जो मोल होता है ना, वो भी कुछ ना कुछ तो खड़ा होता है, मतलब मोल के लिए भी कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। यस, और वो वैल्यू हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मोल के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चा, कोई डाउट रहेगा तो बोलना, और नहीं समझा रहेगा तो वो भी बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको क्लियर करके देता हूं। ओके, सो यहां से स्टार्ट करते हैं। व्हेन द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जब कोई एलिमेंट और कोई कंपाउंड केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। केमिकल रिएक्शन में पार्ट मतलब जैसे एक Na है और एक Cl है, इनको अगर कंबाइन करने की कोशिश करूंगा तो क्या मिलेगा? NaCl। तो क्या मैं ऐसा एक Na उठाता हूं और एक Cl उठाता हूं? क्या नहीं,
सर हो सकता है मैं 10 ग्राम Na लेता हूं या 10 ग्राम Cl लेता हूं साथ में और फिर कंबाइन होके उसको NaCl बनाता हूं। यस, सो यहां पे भी वही कह रहा है कि जब एलिमेंट जो होते हैं वो अगर केमिकल रिएक्शन में जब पार्ट लेते हैं तो इट इज देयर एटम, पूरा एलिमेंट कंबाइन नहीं होता, एलिमेंट के अंदर का जो एटम होता है या फिर जो मॉलिक्यूल्स होता है वो रिएक्ट करते हैं, दैट रिएक्ट विथ ईच अदर एंड देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू नो द नंबर ऑफ देयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 ग्राम NaCl है, तो 20 ग्राम NaCl में कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl है वो पता करना है आपको, मॉलिक्यूल्स या कितने एटम है NaCl के ये पता करना है। यस, however while carrying out a chemical reaction it is convenient to measure out the quantities that can be handled instead of counting the numbers of atom and molecules। yes, atom और molecules काउंट करना उतना जरूरी नहीं है, बस एक जानकारी के लिए कि कौन क्या कंबाइन हो रहा है। एलिमेंट डायरेक्टली कंबाइन नहीं होता, तो एटम मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं। और आप एटम क्या ऐसे हो सकते हो कि 5 Na उठाना, जाके 5 सोडियम उठा लो, 5 सोडियम कैसे उठा सकते हो आप? यस, 5 सोडियम नहीं, 5 ग्राम हो सकता है, 5 ग्राम ऑफ सोडियम्स, 5 सोडियम नहीं उठा सकते। जैसे मम्मी आज मुझे 5 दाल चावल देना, 5 दाल चावल मतलब मम्मी थोड़ा दाल चावल देना, 1 कटोरी दाल चावल देना, ये हो सकता है, कुछ वैल्यू हो सकती है, ऐसा डायरेक्ट 5 दाल चावल नहीं होगा। तो ऐसे ही कुछ ग्राम्स हो सकता है NaCl का, बट पूरे एटम्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जब एटम्स को काउंट ही नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग वहां पे कॉन्सेप्ट आता है मोल का, ताकि हमें पता चले कि ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स कितने हैं उसके अंदर। समझ गया बच्चा? सो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल इज यूजफुल फॉर दिस पर्पस। और मैंने आपको कहा था कि अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मोल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल वेट डिवाइड बाय 1 मॉलिक्यूल वेट। और यहां पे भी वही लिखा है, देखो फॉर्मूला, अगर आपको नंबर ऑफ मोल पता करना है तो मास ऑफ द सब्सटेंस मतलब टोटल वेट जो भी आपने लिया है उस सब्सटेंस का एक्चुअल टोटल मास कितना है और एक मॉलिक्यूलर का मास कितना है, टोटल वेट डिवाइड बाय 1 मॉलिक्यूलर वेट। और यही हमारा होता है मोल का फॉर्मूला। यस, द मोल इज द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मोल एक ऐसी क्वांटिटी है किसी भी सब्सटेंस की जिसका ग्राम से आपको डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर मास को। टोटल जो मैंने ग्राम लिया है उसको डिवाइड करना है एक मॉलिक्यूलर मास से। यस, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 डाल्टन। मॉलिक्यूलर मास फॉर ऑक्सीजन कितना है? 32, क्योंकि एटॉमिक मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का 32 होता है, देयरफॉर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल मार्केट से मैंने 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिया है और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का आता है 32, तो डिवाइड कर दूंगा तो कितना मोल आ जाएगा? 1 मोल आ जाएगा। यस, इसलिए यहां पे लिखा है कि 32 डाल्टन एंड देयरफॉर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज 1 मोल। तो उस 32 ग्राम के ऑक्सीजन में कितना मोल है? ऑक्सीजन का 1 मोल है। कितना मोल है? 1 मोल है। यस, और वाटर जो होता है, वाटर का जो एक्चुअल एटॉमिक मास होता है, हमने पढ़ा है वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18 ग्राम। और अगर मैं मार्केट से 18 ग्राम ऑफ वाटर लूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरा 1 मोल ऑफ वाटर मैंने खरीदा है। तो बहुत लोग जाके मार्केट में बोलेंगे भैया मुझे 18 ग्राम ऑफ वाटर देना, बट अगर जो थोड़ा साइंस पढ़ के आएगा वो मुझे बोलेगा, या फिर वो जाके शॉप पे बोलेगा कि भैया 1 मोल ऑफ वाटर देना। तो आप अब कंफ्यूज नहीं होगे, अब आपने शॉपकीपर को कंफ्यूज कर दिया। शॉपकीपर को कंफ्यूज मतलब वो काउंट करेगा कि अरे एक मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर तो 18 होता है और ये बच्चा भी 1 मांग रहा है, तो मतलब इसको कितना ग्राम दूं? यस, उसको 18 ग्राम देना पड़ेगा, तब जाकर कैंसिल आउट होके 1 मोल आंसर आएगा। एम आई क्लियर विद दिस? और यही है आपका मोल कॉन्सेप्ट। बच्चों कमेंट सेक्शन ओपन है, जब भी डाउट आए बोलना, कभी भी 1-2 बार में नहीं समझ में आता, रिवाइंड करते रहो, और अगर रिवाइंड करके भी नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन, टोटली कमेंट सेक्शन। सो अगर आपको किसी का 1 मोल पता करना है, किसी भी कंपाउंड का 1 मोल पता करना है, तो कैसे पता कर सकते हो? द मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। डिवाइड करके आप बता दो मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, और द एसआई यूनिट इज मोल। यस, मोल का एसआई यूनिट भी क्या है? मोल है। सो यहां तक ये मोल वाला कॉन्सेप्ट हमारा हो जाता है और पेज नंबर 50 के सारी चीजें हमने पढ़ ली। लास्ट लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था और अभी हमने ये पढ़ लिया। ओके, सो मोल खत्म होने के बाद हम आते हैं कि सर जब ये 1 मोल मिल जाएगा, इससे तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि 1 मोल में कितना NaCl होगा। कैसे पता करें 1 मोल में कितना NaCl होगा? याद है मैंने अभी कहा था कुछ मैजिकल नंबर होता है, कुछ मैजिकल वैल्यू होती है मोल की, उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और पता चल जाएगा आपको। अरे फॉर एग्जांपल आप गए और बोले भैया मुझे 60 बनाना दो। कितने बनाना दो? 60। तो भैया सामने वाले कितने दर्जन बनाना देंगे आपको? तो भैया क्या करेंगे, उसको डिवाइड बाय 12 करेंगे और 12 5 60 आता है, तो आपको 5 डजन ऑफ बनाना देंगे। और फॉर एग्जांपल आप गए मार्केट में और आपने बोला भैया मुझे 4 डजन ऑफ बनाना दो। सो 4 डजन ऑफ बनाना में कितने बनाना आना चाहिए? आपको कैसे पता चलेगा? आप क्या करोगे, 4 और 1 डजन का कितना होता है?
12 होता है और मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो भी आंसर आएगा उतने बनानास मिलेंगे। वैसे ही अभी आपका आंसर आ रहा है 1 मोल। क्या आ रहा है 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ बनाना में कितने बनाना और होंगे, मतलब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स या 1 मोल ऑफ NaCl में कितने NaCl होंगे, ये पता करने के लिए आपको एक मैजिकल नंबर, यहां पे जो मैजिकल नंबर था वो 12 था डजन के लिए। तो वैसे मोल के लिए भी एक मैजिकल नंबर है जो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ने वाले हैं, और उसको डिस्क्राइब किया है हमारे फेवरेट साइंटिस्ट जिसका नाम है एवोगैड्रो। यस, क्या नाम है उनका, एवोगैड्रो नाम है। एवोगैड्रो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोल कॉन्सेप्ट निकाला था। क्या निकाला था, मोल कॉन्सेप्ट, और उनका जो मैजिकल नंबर था बच्चा वो ये था, यस 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बच्चा आपको ये वैल्यू का अंदाजा बिल्कुल नहीं है, समझो 6.022 से अच्छा मैं अगर इसको 6 पकड़ूं तो 6 के आगे अगर एक जीरो लगाऊंगा तो 60 हो जाता है, और एक जीरो लगाऊंगा तो 600, और एक जीरो लगाऊंगा तो 6000, और एक जीरो लगाऊंगा तो 60,000, एक जीरो 6 लाख, 60 लाख, 6 करोड़, 60 करोड़। कितने जीरो लगा चुका हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जीरो कितने लगाने हैं, 23 जीरो आगे लगाना है। कितने जीरो लगाना है, 23। मतलब बच्चा अगर H2O का एक मोल आया है ना, जो भी एक मोल है, तो एक मोल को आप मल्टीप्लाई कर दो इससे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इससे मल्टीप्लाई करोगे जो भी आंसर आएगा उतना एटम या उतना मॉलिक्यूल है किसके अंदर, H2O में। और कितना ग्राम ऑफ H2O में, बस 18 ग्राम ऑफ H2O में। कितना जीरोस लगाना है, 23 जीरो ऐसे लगाते बैठो यहां पे और आपको पता चलेगा तब। समझा, जब आपका आंसर जो भी मोल में आएगा और फिर आपको मोल से एक्चुअल कन्वर्ट करना है, एक्चुअल एटम एक्चुअल मॉलिक्यूल में, तो आपको इस मैजिकल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये नंबर हमारे फेवरेट साइंटिस्ट जिसका नाम था एवोगैड्रो नंबर, इन्होंने बनाया था, एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने बनाया था। यस, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते इस पे। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कांस्टेंट। सही बात है, मोल की वैल्यू फिक्स कर दी, जैसे पाई की वैल्यू थी। यस, पाई की वैल्यू क्या थी, पाई की वैल्यू 3.14, वैसे ही मोल की वैल्यू फिक्स हो गई है। मोल की वैल्यू क्या है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जो भी मोल आ रहा है, 10 मोल आ रहा है, उसको 6.022 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 मोल आ रहा है, 0.5 मोल आ रहा है, 10 मोल आ रहा है, कोई लेना देना नहीं, बस बैठे बैठे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दो। द इटालियन साइंटिस्ट एवोगैड्रो डिड द फंडामेंटल वर्क ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट, देयरफॉर दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल Na। याद रखना, एवोगैड्रो नंबर का सिंबल ऐसा होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में टीचर का फेवरेट, वापस से क्वेश्चन आ गया। लेटर साइंटिस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली द वैल्यू फॉर एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 10 टू द पावर 23। अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस स्टैंड्स फॉर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। घूम फिर के एक ही शब्द समझा रहा है कि अगर आपको मोल से अगर एक्चुअल एटम और एक्चुअल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है तो आपको इस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल यहां पे क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 66 ग्राम ऑफ CO2। तो सर 66 ग्राम अगर मैंने CO2 मार्केट से परचेस किया है तो मतलब मेरे पास कितना मोल आएगा या कितना मॉलिक्यूल्स आएगा। तो पहले आपको एक CO2 का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, और एक CO2 का मॉलिक्यूलर वेट है 44। कितना है, 44, और मैं 66 को डिवाइड कर दूंगा 44 से। याद है ना, टोटल वेट डिवाइड बाय 1 मॉलिक्यूलर वेट, टोटल वेट डिवाइड बाय 1 मॉलिक्यूलर वेट। इसलिए मैंने क्या किया, टोटल वेट को डिवाइड कर दिया 1 मॉलिक्यूलर वेट से, और मेरा आंसर आया 1.5 मोल। क्या आया, 1.5 मोल। तो 1.5 से कुछ समझ में आया, नहीं समझा है अभी भी? क्यों? क्योंकि अभी तक एक्चुअल मॉलिक्यूल या फिर एक्चुअल एटम के बारे में पता ही नहीं चला है। अगर आपको 1.5 से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है तो आपको 1.5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैजिकल नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर आपका आंसर आ रहा है 9.033 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ये वाला पार्ट है ना, पॉइंट के बाद वाला इग्नोर कर रहा हूं, सिर्फ मैं 9 रख रहा हूं बच्चों, मैं सिर्फ 9 रख रहा हूं। 9 के आगे 8 जीरो भी लगाया ना, 7 से 8 जीरो तो 90 करोड़ बनता है। आगे कितना जीरो लगाना है, 23 जीरो लगा दो, उतने मॉलिक्यूल्स इसके अंदर भर के रखे हैं। समझा? सिर्फ कितना ग्राम, 66 ग्राम ऑफ CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स है, समझ में आ गया? सोचो कितने एटम्स होंगे इसके अंदर, बाप रे बाप, बहुत ज्यादा होंगे। बट आपको समझ में आ रहा है ये जो इन्वेंशन हुआ है इस मैजिकल नंबर का, ये हमारे लिए कितना हेल्पफुल है, कितना हेल्पफुल है सारी चीजें समझने के लिए।
यस बाकी चीजें समझने के लिए कितना हेल्प कर रहा है हमारी। और यही चीज तो यहाँ पे भी नीचे डायग्राम में समझा रहा है कि एक डजन के लिए 12 इंपॉर्टेंट होता है। 144 नोटबुक्स जो होते हैं वो 1 ग्रॉस के लिए होता है। वैसे ही हमारा जो एक मोल होता है वो होता है 6.022 × 10⁻23। समझा? यस डजन के लिए 12, ग्रॉस के लिए 144, वैसे मोल के लिए 6.022 × 10⁻23। और यहां पे नीचे आ गया हमारा यूज योर ब्रेन पावर। और इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, करे क्या? एक दो क्वेश्चन तो करते हैं, दो ही तो क्वेश्चन है, कर ले क्या? अगर थोड़ा सा टाइम है चेक तो करे कितना आ रहा है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो टोटल वेट कितना दिया है, दुकान से भाई कितना परचेस किया है 36 ग्राम, और टोटल वेट डिवाइड बाय क्या करना है, मुझे मॉलिक्यूलर वेट करना है। सो टोटल वेट कितना होता है, टोटल वेट कितना परचेस किया है 36 ग्राम परचेस किया है। और H2O का बच्चा इतना तो आना चाहिए, H2O का एक मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18 है, और डिवाइड करूंगा 18 वन जा 18 टू जा, तो मेरा आंसर आ रहा है 2 मोल। क्या आ रहा है 2 मोल। एक्चुअल आंसर है क्या ये? नहीं। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 6.022 × 10⁻23, और जो भी आंसर आएगा उतना मॉलिक्यूल्स है मेरे पास। समझा बच्चों? एक और एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पे मैंने आपके हिंट के लिए ऑलरेडी ऐड करके रखा है। मॉलिक्यूलर मास फॉर H2SO4 कितना है 98 है, और कितना ग्राम परचेस किया मैंने 49 ग्राम परचेस किया। कितना किया 49। सो टोटल वेट 49 ऊपर आ गया, नीचे एक्चुअल वेट 98 आ गया। 49 वन जा 49, 49 टू जा 98, और इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो 0.5 मोल आ रहा है आंसर। कितना आ रहा है 0.5 मोल। तो सर मोल इज द करेक्ट आंसर, यस 0.5 मोल तो इज द करेक्ट आंसर। बट मॉलिक्यूल कैसे पता करें? इसी 0.5 को अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैजिकल नंबर से, 6.022 × 10⁻23। मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उतना मॉलिक्यूल है, उतना मैनी मॉलिक्यूल्स है H2SO4 में। अब तो आना ही चाहिए, और नहीं आएगा तो प्लीज रिवाइंड करना तो आपको करना ही पड़ेगा। यस रिवाइंड करना तो बनता है बॉस। ओके चलो, सो अब हमारा पेज नंबर 52 भी कंप्लीट होता है इसी तरह से, और बस पेज नंबर 53, 54 एंड 55 कंप्लीट करना है। ओके चलो नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पे जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और हमारा फेवरेट कॉन्सेप्ट आ गया है वैलेंसी। यस हमने वैलेंसी तो पढ़ी है। यस अभी मैंने रिसेंटली कल या परसों एक वीडियो अपलोड की है 10⁻1 से 20 एलिमेंट्स का सारा ट्रिक्स, उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी। आपको थोड़ा एक शॉर्ट में समझाता हूं। वैलेंसी क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स अनस्टेबल्ड होते हैं, और स्टेबल्ड होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो कितना डोनेट कर रहे हैं पता नहीं, कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं पता नहीं, तो जितना भी डोनेट हो रहा है और जितना भी एक्सेप्ट हो रहा है उसी को हम वैलेंसी बोलेंगे। पहली बात वापस समझा दे रहा हूं, एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे एलिमेंट्स अनस्टेबल्ड हैं। क्या है अनस्टेबल्ड, और स्टेबल्ड होने के लिए या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दान देंगे या किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, कुछ तो लेंगे, दान लेंगे या तो दान देंगे। तो कितना दान दे रहे हैं या फिर स्टेबल्ड होने के लिए कितना दान ले रहे हैं, जो भी रहेगा वही उसका वैलेंसी होगा। क्या होगा वैलेंसी। तो यहां पे लिखा है वैलेंसी का डेफिनेशन, द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन इज कॉल्ड वैलेंसी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं यहां पे कि हो क्या रहा है। Na को देखो, Na सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 कैसे आया, वीडियोस में जाके देखना तब भी समझेगा। क्लोरीन का है 2,8,7। हमारा जो सोडियम है वो अनस्टेबल्ड है। क्यों अनस्टेबल्ड है? उसके लास्ट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको बस कैसे भी करके डोनेट करना है, और डोनेट करके क्या हो जाएगा स्टेबल्ड। और हमारा जो क्लोरीन है वो भी अनस्टेबल्ड है, क्योंकि उसके लास्ट वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो सोडियम क्या करता है बच्चों पता है? सोडियम क्या करता है, मतलब जो सोडियम है वो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जब वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो मेरा सोडियम भी स्टेबल्ड हो जाता है और क्लोरीन भी स्टेबल्ड हो जाता है, और दोनों स्टेबल्ड होकर क्या बना लेते हैं बॉन्ड। तो यहां पे वही लिखा है, द कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट टू कंबाइन इज कॉल्ड its valency. The valency of an element is indicated by specific number. It is the number of chemical bonds formed by one atom of that element with other atom. In 18th century, the law of chemical combination were used to find the valencies of the element. In 20th century, the relation between the valency of an element with its electronic configuration was recognized. अगर आपको किसी का भी वैलेंसी पता करना है तो बेस्ट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता कर लो। यही होता है वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो मैंने अभी लिखा है ना नीचे, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये आता है तो वैलेंसी भी आता है। और देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एग्जांपल भी Na का ही दिया है। यस Na का एग्जांपल दिया, उसके लास्ट में 2,8,1 इलेक्ट्रॉन है, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर रहा है, माइनस मतलब डोनेट कर रहा है, और डोनेट करते ही वो क्या हो जा रहा है स्टेबल्ड, उसके दोनों शेल्स भर गए। यस क्लोरीन के लास्ट वाला सेल इनकम्प्लीट था, भरने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, किसका सोडियम का दिया हुआ, तो वो +1 आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है +1, और इसीलिए क्लोरीन का पूरा
तीनों शेल, 1 2 3, तीनों शेल भर गया है। अगर तीनों शेल भर गया तो ये भी क्या हो गया, स्टेबल, ये भी क्या हो गया, स्टेबल। यस। अच्छा एक चीज, सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को दान दिया है। दान दिया है तो अच्छा है कि बुरा है? जो दान देते हैं, यस अच्छे हैं, तो सर पे क्या चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव। अच्छा, क्लोरीन ने क्या किया है, उस दान को छीना है। किससे छीना है, सोडियम से छीना है, तो सोडियम के सर पे क्या चार्ज आना चाहिए, माइनस। क्या आना चाहिए, माइनस। इसीलिए जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दान दे देता है तो उसके सर पे आ रहा है पॉजिटिव, Na+ बोलेंगे, और जब वो इलेक्ट्रॉन का दान एक्सेप्ट कर रहा है तो इसके सर पे आ रहा है नेगेटिव, तो इसलिए हम माइनस बोलेंगे। यस। कभी कभी बोलते हैं कि पॉजिटिव को कटायन बोलते हैं और नेगेटिव को अनायन बोलते हैं। मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था कटायन और अनायन को कैसे याद करना है। तो जब भी ख्याल आए पॉजिटिव का, जब भी ख्याल आए पॉजिटिव का, तो मैं वर्ड यूज करूंगा कटायन। क्या ये वर्ड यूज करूंगा, कटायन। और जब भी ख्याल आए आपको नेगेटिव का, तो आप किसकी बात कर रहे हो, अनायन की बात कर रहे हो। यस, पॉजिटिव आया तो कटायन, समझ में आ रहा है, और नेगेटिव आया तो अनायन, नेगेटिव आया तो अनायन। समझा ये? यस, ये मेरे टीचर ने मुझे एक्सप्लेन किया था, मैं आज आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, और ऐसे ही टीचिंग की चीजें आगे पीछे एक दूसरे से ट्रांसफर होती रहती है। ओके, ठीक है। तो यहां पे देखो, फिर सोडियम Na+ हो गया, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है क्लोरीन को, और क्लोरीन माइनस में हो गया, और इसीलिए एक कंपाउंड मिला मेरे को, और वो था NaCl कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो वैलेंसी वाला पार्ट बस यही है। और यहां पे नीचे देखो और भी कुछ लिखा है, पढ़ लेते थोड़ा सा क्या क्या लिखा है, बट लिखा तो बस घिसा पीटा डायलॉग है ताकि आपको समझने के लिए। अ सोडियम एटम्स गिव्स अवे 1 इलेक्ट्रॉन, पता है सर हमको, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और डोनेट करके क्या बना रहा है, कटायन। क्या बना रहा है, कटायन। कैसा, कैसे बनाया सर, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन दान दे देगा तो दान दे के सर पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव को हम बोलेंगे कटायन। तो इसलिए सब जो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दान देता तो वो क्या बन जाता है, कटायन। हेंस द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। जब एक इलेक्ट्रॉन दान दे रहा है तो इसलिए उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। और क्लोरीन क्या कर रहा है, टेक अप द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लेकर वो क्या बन जा रहा है, अनायन। क्या बन जा रहा है, अनायन। यस, दस द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। सर सोडियम का भी वैलेंसी 1 है और क्लोरीन का भी वैलेंसी 1 है, बट सोडियम का वैलेंसी 1 मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और क्लोरीन का वैलेंसी 1 मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है दोनों का 1, बट प्रॉपर्टी में फर्क आ गया, एक दे रहा है और एक क्या कर रहा है, ले रहा है। यस, ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द यूनिट अपोजिट चार्ज टू एन द केमिकल बॉन्ड ऑफ Na+ एंड Cl- कंपाउंड फॉर्म्ड, एंड उसको हम बोलेंगे NaCl। क्या बोलेंगे, NaCl। जो यहां पे ये ब्लू बॉक्स लिखा है उसी को अच्छे से समझा है। अगर ये ब्लू बॉक्स भी आपको आता है तो आप कंटिन्यू, मतलब ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, थियोरेटिकल पार्ट्स। यस, अब ये पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा, ये साइंस कैप्सूल वाला पार्ट। जो पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको हम बोलेंगे कटायन, और जो नेगेटिवली चार्ज रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अनायन। फॉर एग्जांपल MgCl2 है, MgCl2 अगर टूटेगा तो क्या मिलेगा, Mg2+ और Cl- मिलेगा। Mg2+ मतलब Mg का क्या मिला, कटायन, और Cl का क्या मिला, अनायन। क्या मिला, कनायन। एस कटायन एंड अनायन रिस्पेक्टिवली, ऐसे अलग अलग मिलेगा। टूटने के बाद प्लस चार्ज मिला, Cl- मिला, और टूटने के बाद प्लस जो रहेगा वो क्या मिलेगा, कटायन, और जो माइनस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अनायन। समझ में आ रहा है बच्चों? यस। और यहां पे इस पेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम ऑफ एलिमेंट गिव्स अवे और टेक अप व्हाइल परफॉर्मिंग एन आयोनिक बॉन्ड दैट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। अभी क्या हो रहा है बच्चा, सोडियम ने, मुझे एक बात बता दो बस, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन टोटली डोनेट कर दिया और क्लोरीन ने उसको टोटली एक्सेप्ट कर दिया। तो जो पूरी तरह से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है ना, और वो और कोई दूसरा वाला पूरी तरह से उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे, आयोनिक। आयोनिक वाला बॉन्ड जो होता है वो टोटली दान देने वाला बॉन्ड होता है, और एक बार आपने जो दान दे दिया वापस नहीं ले सकते। और दान दिया हुआ बॉन्ड जो होता है बड़ा मजबूत होता है, आयोनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। यस, सो यहां पे वही कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम एलिमेंट्स गिव्स अवे, शेयर नहीं बोल रहा है, क्या कर रहा है, गिव कर रहा है, पूरी तरह से दे रहा है, और दूसरा एलिमेंट क्या कर रहा है, टेक्स अप, उसको ले रहा है। तो जब ये ऐसा गिव एंड टेक का रिलेशन चलेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा, और इसी को हम बोलेंगे वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। क्या बोलेंगे, वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। मैं आपको आयोनिक बॉन्ड थोड़ा और समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल, मुझे किसी से 100, मेरे पास 2 स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, और मुझे चाहिए 100 रुपीज। क्या चाहिए, 100 रुपीज। मैंने स्टूडेंट नंबर 2 से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मुझे 100 रुपीज दे दो, और सामने वाले स्टूडेंट ने बोला ठीक है सर अभी ले लो आप 100 रुपीज, बाद में रिटर्न कर देना, 10-15 दिन में रिटर्न कर देना। मुझे थोड़ा ना बुरा लगा कि यार मैंने इसको 1 साल भर पढ़ाया, पूरा एक एकेडमिक ईयर पढ़ाया, इसके मार्क्स भी अच्छा है, फिर भी 100 रुपया देने में इतना नाटक, और देने में के बाद रिटर्न भी कर दो। तो जो ये बात फर्स्ट स्टूडेंट को पता चली ना, तो फर्स्ट स्टूडेंट ने बोला अरे सर आप क्यों जा रहे हो स्टूडेंट नंबर 2 के पास,
ये अपना ये सिर्फ ऐसा बोरो करने के लिए। मेरे पास आओ, मेरे से पूरा 100 रुपीज आप ले लो। अच्छा बच्चा, कब तक रिटर्न करना रहेगा आपको? नहीं सर, मुझे कुछ रिटर्न मत करो, आप ले लो सर, गुरु दक्षिणा समझ के आप रख लो, मत रिटर्न करो। तो बताओ मेरा बॉन्ड किससे ज्यादा स्ट्रांग बनेगा? जो वो पैसे सिर्फ शेयर कर रहा है, या जो वो पैसे तुम्हारी तरफ से डोनेट कर दे रहा है मेरे को? यस, डोनेट वाले से। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब डोनेटिंग वाला बॉन्ड बनता है ना, डोनेटिंग वाला मतलब एनए ने पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था ना सीएल को, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना डोनेटिंग वाला बॉन्ड बना, और डोनेटिंग वाला बॉन्ड जो होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक। और ऐसा कहा जाता है कि आयोनिक बॉन्ड जो है मेरा वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? पूरी तरह से डोनेट कर दिया है। इनको तोड़ना मुश्किल होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। कुछ समझ में आया आयोनिक को लेकर? आयोनिक वाला जो बॉन्ड होता है वो पूरी तरह से डोनेट और एक्सेप्ट पे चलता है, शेयर पे नहीं चलता। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। यस, सो वैलेंसी आपका क्लियर हो गया है। वैलेंसी क्या होता है? नीचे कुछ पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर गिवन अवे। अच्छा, यहाँ पे ये जो लिखा है, इसी का ये बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, अब पढ़ लेना उसको भी, ठीक है? सेम ही लिखा है, चाहिए पढ़ो, एक ही बात है। ये ऐसा लिखा है कि मतलब अगर आपको पूरे पेज से समझ नहीं आ रहा है वैलेंसी का क्या पढ़ना, तो वैलेंसी का आप ये वाला पार्ट पढ़ लेना, ओके? और इसी तरह से हमारा पेज नंबर 53 भी कंप्लीट हो गया है बच्चों। टारगेट पेज नंबर 55 तक का था और 53 फिनिश हो गया है, बस एक 54 बचा है और एक हमारा 55 बचा है और कंप्लीट हो जाएगा। और आपको एक बात बता दूं, 54 पे तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। यस, ये टेबल है और ये टेबल का सारा आंसर मैंने पुराने लेक्चर्स में दे के रखा है, जिसमें मैंने 1 से 20 एलिमेंट्स को प्रैक्टिस कराया है, वहां से आप इसको फिलअप कर सकते हो। हम पढ़ने वाले वेरिएबल वैलेंसी। क्या पढ़ने वाले? वेरिएबल वैलेंसी। अब भी हमने जस्ट देखा कि सोडियम जो है वो है 2,8,1, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसीलिए सोडियम की वैलेंसी 1 है और ये फिक्स हो गई है, सोडियम की वैलेंसी 1 है। बट अगर क्या मैं आपको बोलूं कि सोडियम बाद में कभी 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कभी 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो सोडियम जो है एक या एक से ज्यादा वैलेंसी दिखा रहा है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट क्या हर बार ऐसा करेगा क्या? नहीं, कभी ना कभी किसी के ना किसी सर्टेन सिचुएशन पे या सर्टेन कंडीशन पे ऐसा हो सकता है कि कभी कभी सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कभी कभी उसको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहा है, कभी कभी उसको 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है। यस, सो ये क्या कर रहा है? सोडियम अलग अलग वैलेंसी दिखा रहा है, अलग अलग वैलेंसी दिखा रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। क्या बोलते हैं? वेरिएबल वैलेंसी। मतलब कुछ ऐसी कंडीशन हो गई जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट है वो एक या एक से ज्यादा वैलेंसी दिखा रहा है। यस, हमने पढ़ा है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन देता है, बट कभी कभी वो 2 इलेक्ट्रॉन देने लग जा रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशन। उसको हम बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। क्या बोलते हैं? वेरिएबल वैलेंसी। तो पढ़ लेते हैं। अंडर different condition the atoms of some element gives away or take up different number of electrons। कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है जिसकी वजह से कुछ एलिमेंट जो है वो कुछ मतलब नंबर ऑफ एटम को दे देते हैं या फिर ले लेते हैं, वो उनका जनरल उतना नहीं देना है। समझो कि फॉर एग्जांपल मेरा ऐसा है कि मैं रोज 1 रुपया डोनेट कर सकता हूँ, यस, और ये फिक्स हो गया है। बट किसी दिन में 2 रुपया भी दे सकता हूँ, हो सकता है कभी कभी 3 रुपया दे सकता हूँ। मैंने देखा सामने जो 1 रुपया मांग रहा है मुझसे, मुझे लगा कि नहीं इसको 2 रुपया देना चाहिए और मैंने 2 रुपया दे दिया। सो यस, मैं अलग अलग वैलेंसी दिखा रहा हूँ। कभी मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, कभी मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, कभी मैं 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरे एलिमेंट भी है ना, दूसरा एलिमेंट सामने वाला, सर मुझे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि वो बोल रहा है सर नहीं, आज तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा, आज तो मुझे 3 इलेक्ट्रॉन लगेगा। यस, मम्मी ने समझो, मम्मी का फिक्स हो गया है, हम स्कूल जा रहे हैं और मम्मी का फिक्स है कि मम्मी रोज 10 रुपीज देने वाली है, तो ये फिक्स हो गया है। बट कभी कभी तो ऐसा रहता है ना कि मम्मी आज ना थोड़ा सा कुछ और खाने का मन कर रहा है, तो प्लीज आज 15 रुपीज देना। एक सर्टेन कंडीशन क्रिएट हो गई। रेगुलर तो 200 रुपए मिलते हैं, बट एक ऐसा कंडीशन क्रिएट हो गया जहां मम्मा बोलती है ठीक है भाई ले ले, रोज 10 लेता आज 15 ले ले। तो आपने भी एक अलग वेरिएबल वैलेंसी दिखाई है और मम्मा ने भी एक वेरिएबल वैलेंसी दिखाई है। मम्मा रोज 10 रुपया डोनेट करती थी आपको और आज 10 की जगह 15 डोनेट कर रही है। आप रेगुलर 10 रुपया एक्सेप्ट करते थे और आज 10 की जगह 15 एक्सेप्ट कर रहे हो बिकॉज ऑफ डिफरेंट कंडीशन, बिकॉज ऑफ डिफरेंट कंडीशन। और इसी को मैं बोलूंगा वेरिएबल वैलेंसी। क्या बोलूंगा? वेरिएबल वैलेंसी। इन सच केसेस दोस एलिमेंट एग्जिबिट्स मोर देन वन वैलेंसी। ऐसे केस में वो एक वैलेंसी से ज्यादा दिखाने लग जाते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे वेरिएबल वैलेंसी। एम आई क्लियर विद दिस? आपका आंसर यहां से यहां तक एक पहला पॉइंट है और फिर यहां से लेकर यहां तक सेकंड पॉइंट है। 2 ही पॉइंट का आंसर है, एक्चुअली 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट आपको समझाना है और तीसरा आपको एग्जाम्पल देना। और एग्जाम्पल यहां पे है आयन जो होता है हमारा Fe, वो 2 ऐसा दिखाता है, वो कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और कभी कभी 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मुझे बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेगा तो 1 प्लस आएगा और 2 देगा तो 2 प्लस आ जाएगा। समझा?
अरे दे रहा है ना, डोनेट कर रहा है, सर पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। और अगर कभी कभी 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो सर उसने 3 इलेक्ट्रॉन दिया है और देने पे सर पे पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव को हम बोलते हैं कटायन। सो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ गया, समझा। सो हमारा आयन जो है वो कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है और कभी कभी 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, और इसीलिए हम बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। और बच्चा यहाँ पे देखो वेरिएबल वैलेंसी का ना कुछ आपको वो दिया हुआ है, यस एग्जांपल्स दिए हुए हैं वेरिएबल वैलेंसी के। वेरिएबल वैलेंसी का कुछ एग्जांपल दिया है यहाँ पे नीचे। कॉपर का दिया है, कॉपर का वैलेंसी कभी कभी 1 है और कभी कभी 2 है। सो कॉपर जब +1 एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसको क्यूपरस बोलेंगे, और जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उसको हम लोग क्यूपरिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूपरिक। Hg मतलब मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मर्क्यूरियस बोलेंगे, और जब वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मर्क्यूरिक बोलेंगे। आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो फेरस, और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो फेरिक बोलेंगे। याद रखना, मैच द कॉलम फिल इन द ब्लैंक्स में टीचर का फेवरेट टेबल है ये, याद रखना, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में जाने के पहले देखकर ही जाना और तभी आगे बढ़ना, ठीक है। और यहां पर हमारा पेज नंबर जो है, यहाँ पे ये वाला पेज नंबर 54 का लास्ट कॉन्सेप्ट आ गया हमारा, रेडिकल्स। और बच्चा यही रेडिकल्स इस चैप्टर का भी आखिरी ऑप्शन है, यस आखिरी टॉपिक है। आपको बस यही पढ़ना है, और ये पढ़ने के बाद हम लेक्चर को भी एंड कर देंगे। यस, सो NaOH है। अच्छा मुझे बताओ बच्चा, जब NaOH टूटता है यानी जब ब्रेक होगा NaOH, तो क्या मिलेगा मुझे? Na+OH माइनस। ओके, अच्छा जब KOH ब्रेक होगा, KOH में हम क्या पढ़ रहे हैं? रेडिकल्स पढ़ रहे हैं। और रेडिकल्स डायरेक्ट समझा रहे हो सर? हाँ, डायरेक्ट एग्जांपल देके समझाता हूं। जब ये टूटेगा तो मुझे क्या मिलेगा? K+OH माइनस, और CaOH मिलेगा तो क्या मिलेगा? Ca+ और OH माइनस मिलेगा। यस, और जब भी हमको OH माइनस मिलेगा ना बच्चा, तो हम उसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। OH माइनस मिला तो क्या बोलोगे? बेस। क्या बोलोगे? बेस। बट अब ये बेस है तो इसके साथ जो रेडिकल चिपका रहेगा उसको हम बोलेंगे ये एक बेसिक रेडिकल है। तो Na+ जो यहां पे है ना, उसको हम बेसिक रेडिकल बोलेंगे। बट Na के सर पे कौन सा चार्ज है? प्लस, तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो हमारे कटायन होते हैं, क्या होते हैं? कटायन। कटायन को बोलते हैं बेसिक रेडिकल। समझा? वापस समझा दे रहा हूं, देखो यहां पे NaOH था, टूट के क्या मिला? Na+OH माइनस, और OH माइनस को हम क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। टूटने के बाद OH माइनस मिला तो हम बेस बोलते हैं, और बेस के साथ हमारा ये Na चिपका हुआ है तो हम इस NO को भी कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, और Na को क्या बोल सकते हैं पता है? बेसिक रेडिकल। क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल। और बेसिक रेडिकल के पास एक पॉजिटिव चार्ज भी है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जनरली जो बेसिक रेडिकल होता है वो हमारा कटायनिक होता है। क्या होता है? कटायनिक। उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज भी होता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जब टूटेगा तो कटायन में कौन मिलेगा? Na, अनायन में OH। यहाँ पे KOH का Ka, यहाँ पे मिलेगा OH, यहाँ पे कैल्शियम और यहाँ पे OH। ओके, सो ये OH मिल रहा है तो ये क्या रहेगा? बेस रहेगा। और ये सब जो रहेंगे कटायनिक वाले पार्ट, ये हमारे बेसिक रेडिकल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेसिक रेडिकल। अब यहाँ पे देखो HCl टूट रहा है। यस बच्चा, HCl टूट रहा है तो क्या मिलेगा? H+Cl-, H+Cl-, H+Cl-। सो मुझे आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया वहां पे। एक सेकेंड ना, यस, सो सॉरी। हाँ ठीक है, यस, यहाँ पे H+, सब में H+ तो मिलेगा। यहाँ पे Cl- मिलने वाला है, यहाँ पर Br- मिलने वाला है, और यहाँ पे NO3- मिलने वाला है। बस घिसे पीटे Cl लिखते जा रहे थे। ओके, यहाँ पे NO3- मिलने वाला है। सो अगर मुझे H+ मिलेगा ना बच्चा, अगर H+ मिला तो मैं उसको एसिड बोलूंगा। क्या बोलूंगा? एसिड बोलूंगा। और H+ के साथ और क्या मिल रहा है? Cl-। तो ये जो Cl- है इसको हम क्या बुलाएंगे? बेसिक रेडिकल। क्या बुलाने वाले हैं? बेसिक रेडिकल। यस, बेसिक रेडिकल बुलाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है? टूटकर देखो HCl टूटकर मुझे H+ मिला है और Cl- मिला है, तो H+ को एसिड बोला जाता है। H+ मिले तो एसिड, तो Cl- को उसके साथ जुड़ा हुआ था ना पहले, तो इसको हम बोल सकते हैं एसिडिक रेडिकल। और एसिडिक रेडिकल के पास क्या होता है? अनायन। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारा एसिडिक रेडिकल होता है वो अनायनिक होता है। क्या होता है? अनायनिक होता है। तो अनायनिक रेडिकल आर नोन एज एसिडिक रेडिकल, एंड बेसिक या कटायनिक रेडिकल आर नोन एज बेसिक रेडिकल। समझ में आया? ये टेबल मैंने आपका यहाँ पे पढ़ा दिया है, और इसके बारे में ही हमको नेक्स्ट पेज में टोटल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यस, यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं फटाफट। यस,
कंपाउंड्स विद आयोनिक बॉन्ड हैव टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कंपाउंड हमारे आयोनिक बॉन्ड होते हैं उनके पास दो चीजें होती है, एक तो हमारा होता है कटायन जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन, क्या बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन, और दूसरा हमारा क्या होता है अनायन जो हमारा रहता है नेगेटिवली चार्ज आयन, क्या रहता है नेगेटिवली चार्ज। और यही लोग क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन में इंडिपेंडेंटली पार्ट लेते हैं, केमिकल रिएक्शन में इंडिपेंडेंट पार्ट लेते हैं, बिना किसी के सहारे सीधा केमिकल रिएक्शन में आ जाते हैं, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है रेडिकल्स, क्या कहा जाता है रेडिकल्स। तो आप अगर आपसे टीचर रेडिकल का डेफिनेशन पूछे तो रेडिकल का डेफिनेशन कहां से कहां तक लिखोगे, कंपाउंड से लेकर यहां तक रेडिकल का डेफिनेशन लिखोगे। इट इज सीन इन द अबाउ चार्ट, जो अभी हमने चार्ट देखा उसमें देखा कि डिफरेंट बेसिस, बच्चा ये लोग बेस क्यों है NaOH KOH, क्योंकि इसके अंदर OH है, OH रहेगा तो बेस। So different bases such as NaOH, KOH are formed when various cationic radical, अब इसमें cationic था कौन Na, और KOH में cationic कौन था K। जब cationic radical जो है वो अगर कंबाइन होते हैं बेस के साथ तो मेरा वो बनाते हैं रेडिकल्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं रेडिकल्स। तो कैटायनिक रेडिकल्स आर पेयर्ड विद डिफरेंट अनायनिक रेडिकल। अब OH माइनस में ना बच्चा मेरा Na प्लस में था और OH माइनस में था, तो मेरा कैटायनिक रेडिकल किसके साथ कंबाइन हो रहा है अनायनिक के साथ। बट ये जो OH है वो OH मेरा क्या है बेस है, क्या है बेस, इसीलिए Na मेरा क्या कहलाएगा बेसिक रेडिकल, क्या कहलाएगा बेसिक रेडिकल। ओके, हेंस द कैटायनिक रेडिकल, याद रखना फिल इन द ब्लैंक्स में टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। यस, हेंस द cationic radical are also called as basic radical, क्या बोलते हैं basic radical। cationic radicals are also known as basic radicals। different bases are distinguished from each other by basic radicals in them। on the other hand जब मेरा HCl HBr टूटता है तो मुझे H प्लस मिलता है, और H प्लस को हम क्या बोलेंगे एसिड, क्या बोलेंगे एसिड, और H प्लस के साथ जो भी जुड़ा रहेगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं एसिडिक रेडिकल बोलने वाले हैं, क्या बोलने वाले एसिडिक रेडिकल। और टूट के तो माइनस मिलेगा ना, तो माइनस मतलब अनायन, तो यहां पे लिखा है कि when different anionic radicals are paired with cationic radical H+, therefore anionic radicals are called as acidic radical। याद रखना cationic वाला acidic, anionic वाला एसिडिक और cationic वाला बेसिक रहने वाला है। यस, और यहां पर देखो नीचे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। यस, यहाँ पर कुछ बेसिक एग्जांपल दिए हुए हैं जिसमें आपको बताना पड़ेगा अनायनिक कौन सा है, cationic कौन सा है, और एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है। प्लस रहेगा तो बेसिक, प्लस रहेगा तो बेसिक, माइनस रहेगा तो एसिडिक, माइनस रहेगा तो एसिडिक। और कुछ एक्सेप्शन है बच्चा, एक्सेप्शन थोड़ा याद रखना, जहां ही केमिस्ट्री वहां है एक्सेप्शन। यस, तो जनरली बेसिक रेडिकल्स आर formed by removal of electron the atoms of metal such as Na plus Cu2, but there are some exceptions such as NH4 plus। so NH4 plus आप समझोगे कि बेसिक है, क्यों, क्योंकि प्लस है तो बेसिक है, बट ये क्या है एसिडिक है। सिमिलरली एसिडिक के कुछ है जैसे MnO4 आपका क्या हो जाएगा एसिडिक ऐसा लगता है, बट ये एक बेसिक है, क्या है बेसिक। देयर आर सब एक्सेप्शंस लाइक बेसिक। तो बेसिक का एक्सेप्शन MnO4 है और एसिडिक का एक्सेप्शन क्या है हमारा NH4 प्लस। समझ में आया बच्चों, और यहां तक आपका फिनिश हो जाता है। अच्छा नीचे आते हैं, नीचे मोनो एटॉमिक और डायटॉमिक बोला है। मोनो एटॉमिक मतलब जो सिंगल रहेगा वो मोनो, और जो दो या एक से ज्यादा रहेगा वो डायटॉमिक रेडिकल्स में होता है। फटाफट पढ़ लेते हैं इसको। Monoatomic radicals are such as Na plus, Cu plus, Cl minus are called simple radicals। fill in the blanks में टीचर का फेवरेट क्वेश्चन, और fill in the blanks में मैम फेवरेट क्वेश्चन में अंडरलाइन किसको करेंगी, इसको डैश रेडिकल्स। सो सिंपल रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा, ऐसा आ सकता है, और ऑप्शन आपका आंसर रहेगा सिंपल। व्हेन अ रेडिकल इन अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग लार्ज, अब एक से ज्यादा हो गया दिख रहा है O4, तो ये क्या बोलेंगे, इसको कंपोजिट रेडिकल बोलेंगे। सिंपल मतलब अकेले घूम रहा है Na प्लस Cl H जो भी रहे, मतलब H तो मतलब इसमें रहता है कंपोजिट में रहता है, बट ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है जो अकेले रहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब कैसे रहते हैं सिंपल रेडिकल्स हैं। कैसे सिंपल रेडिकल्स, एक्चुअली ये रेडिकल बनाते भी नहीं है। यस, हीलियम नियॉन एक एग्जांपल नहीं है, बट आपको समझ में आ रहा है ऐसे सिंगल रहेंगे। सो हमारा क्या हो सकता है सिंपल रेडिकल, और ऐसे कंबाइन में रहेंगे या कुछ एक ही या एक से ज्यादा रहेंगे तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कंपोजिट रेडिकल। यस, कंपोजिट रेडिकल। और आपका यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। सर चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, ये वाला पार्ट रह गया बच्चा, केमिकल फॉर्मूला है और वो भी ये रिकैपुचुलेशन। रिकैप पता है क्या होता है, नहीं पता? तारक मेहता तो देखते हो ना, तारक मेहता के पुराने सीरियल्स देखो, जब भी न्यू सीरियल स्टार्ट होता था तो उसके पहले क्या दिखाते थे, रिकैप।
रीकैप का मतलब रिवाइज, थोड़ा सा पुराना देख लो क्या हुआ था, और रिकैपिचुलेशन में यहां से लेकर यहां तक चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है वो सब के बारे में समझा है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, अपोजिट चार्ज क्या है, यस, एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, कटायन, अनायन, यही सब समझा है। एक बार रीड कर लेना, जो लाइन ना समझे कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दो कॉपी करके, और मैं उसको सॉल्व करके दे देता हूं। यस, अच्छा तो नेक्स्ट पेज पे क्या है सर, नेक्स्ट पेज पे ये क्या दिया हुआ है सर, नेक्स्ट पेज पे बच्चा बहुत सिंपल है नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता कि AlCl3 कैसे बनता है और आपको याद नहीं है, बट एग्जाम में ऑप्शन आ गया कि एक एल्यूमिनियम के साथ साथ कितना क्लोरीन चाहिए, रेशियो क्या हो सकता है, आप सिंपल करो, एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिखो 3 और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 1 है। ये वैलेंसी कैसे निकाली सर आपने, अरे बच्चा 1 से 20 एलिमेंट्स का पूरा डिटेल जानकारी दे रखा है, वहां पे जाके देखो। तो आप इसको बाद, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी आती है 3 और क्लोरीन का वैलेंसी आता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एल्यूमिनियम 1 जा एल्यूमिनियम, क्लोरीन 3 जा क्लोरीन 3, आ गया AlCl3। और यहाँ पे देखो वही किया है Na और SO4 का, तो Na का कितना है 1 और SO4 का कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा क्या कंपाउंड बना Na2SO4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला 8 स्टैंडर्ड में किया है हमने, ये सब 8 स्टैंडर्ड में भी हमने किया है, और यहां पर आके आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो हमने टोटल 3 लेक्चर अपलोड किए हैं इस चैप्टर के लिए, यस, और तीनों लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी इशू आता है एग्जाम के पहले तक, मैं आपके साथ अवेलेबल हूं। आपके कमेंट सेक्शन में मैंने ओपन करके रखे हैं, आपको जो भी डाउट है आप पूछ लेना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।